तो लास्ट क्लास हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे। नहीं, लिखवा भी सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिए हम लोग। चलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो जितना भी कंसेप्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, एनसीईआरटी बेस चल रहा है। इसमें हम लोग हाई लेवल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी तुम नोट्स देख रहा है, सारा नोट्स क्या है? हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स है। ठीक, ये तुमको डिटेल में हाई लेवल पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग अलग से बना रही है, तुम जाकर वीडियो देख सकती हो। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, चलो चलते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है भाई? ये बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो नाम से क्लियर है, तो यहाँ नाम है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, क्या होता है मतलब? चार्ज। और ये स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज कब रहे? रेस्ट में रहे। जब चार्ज रेस्ट में रहे उस समय जब फोर्स लग रहा हो, उसके बारे में डिस्कशन किसमें किया जाएगा? कूलम्ब्स भाई साहब ने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि जब दो चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज 1 है एंड चार्ज 2, बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट, बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट। जब ये दोनों चार्ज रेस्ट में है और कुछ दूरी r डिस्टेंस है, सेपरेशन कितना है? r है, तब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा? तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा दोनों हो सकता है, या तो रिपल्सन हो सकता है या तो अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या बोलता है स्टेटमेंट? देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F exerted by the one point charge, मतलब एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे क्या एग्जर्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ऑन अनदर। ठीक है, और क्या बोलता है वो? कि ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। यदि देखो ये चार्ज 1 है, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे इसको ऐसा लिख रहे हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्स क्या लिखे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या इसको इधर से लिख सकते हैं इस तरफ से, फोर्स लगा किस पे? 1 पे। फोर्स लगा किसके द्वारा? 1 पे। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो यहाँ पे हम दोनों का डायरेक्शन क्यों अपोजिट दिखा रहे हैं? तो दोनों चार्ज को मान के रखिए कि दोनों चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, या सेम चार्ज का है तो रिपल्सन होगा। यदि अपोजिट चार्ज होता तो अट्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो अब यही बोलता भैया। और एक और बात, ये तो तुम्हारा फोर्स है, तुम देखो इस लाइन में है। किस लाइन में है? किस लाइन में है? तो जिस लाइन में तुम्हारा चार्ज है उसी लाइन में है। तो फोर्स किस लाइन में लगेगा? उसी लाइन में लगेगा जिस लाइन में तुम्हारा चार्ज रेस्ट अवस्था में है। अब पढ़ते हैं क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक पॉइंट चार्ज पे दूसरे के द्वारा लग रहा है। किधर लग रहा है? उस लाइन में लग रहा है जो जिस लाइन में चार्ज है, जिस लाइन में चार्ज है। एक्ट अलोंग द लाइन बिटवीन दी चार्जेस, एक्ट अलोंग द लाइन बिटवीन दी चार्जेस, ये लग रहा है। अब कितना है ये? कितना के बराबर है? इसके मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसके बारे में बात क्या कर रहा है? ये कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो वेरी करता है, मतलब ये कैसे वेरी करता है? तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्ज, दैट मींस जो सेपरेशन है r है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस फोर्स जो तुम्हारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? सेपरेशन के स्क्वायर का है। ये लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब एंड और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस इसका? प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस, मतलब इस दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट कर दोगे जो आएगा उसका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो इसको थोड़ा सा साइड करके यहां साइड करते हैं। तो देखो इन दोनों को हम यहां लिखेंगे तो फोर्स क्या बोलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? प्रोडक्ट का ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? सेपरेशन का स्क्वायर का। ठीक, अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह को हटा के इक्वल का चिन्ह बनाने के लिए हम लोग कांस्टेंट से गुना करते हैं। हाँ,
कांस्टेंट से गुना करते हैं, कांस्टेंट से गुना कर दिए k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला रिटन हियर, ठीक है। जहां पे इस k का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देख रहा है ये, तो क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान रखो। इसका वैल्यू कितना होता है, ये उतना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। जो k का यूनिट होगा, जो k का यूनिट है, ठीक उसका यूनिट यहाँ हो जाएगा। k का यूनिट को उल्टा कर दो, जो यहाँ पर कूलम है तो यहाँ कूलम ऊपर में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर है नीचे में आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत इस स्लाइड में। चलो आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कूलम्स लॉ का या कूलम्स फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। प्रॉपर्टी बताना है कूलम्स फोर्स का क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी बताता है ये जो फोर्स होता है कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। क्लास 11th में पढ़े हुए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, क्लास 11th में पढ़े हुए किसके बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। और ये कैसा फोर्स है, तो बोलता है कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है इसके द्वारा यदि वर्क डन करोगे, इस फोर्स के द्वारा जो तुम काम करोगे वर्क करोगे वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। किससे इंडिपेंडेंट होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, क्लास 11 में पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा किया गया काम किससे इंडिपेंडेंट होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ देखो, एक हम इस पाथ के अलोंग काम कर रहे हैं इसको W1 बोल रहे हैं, या हम इस पाथ के अलोंग काम कर रहे हैं इसको W2 बोल रहे हैं, या हम इस पाथ के अलोंग काम करें इसको W1 बोल रहे हैं, या हम इस बात के अलोंग काम करें जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं W2 बोल रहे हैं। दोनों क्या होगा, एक पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि दोनों बराबर हो जाए तो इसके द्वारा किया गया फोर्स, इसके द्वारा किया गया फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, और ये फोर्स जो तुम्हारा दिखा गया कूलम्स फोर्स क्या हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर है। पहला नियम, पहला कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं एग्जाम में कि राइट द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो उसमें पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देगा, इट इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या फॉलो करता है, सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, सो थोड़ा सा हम डिटेल में समझाना चाहें, देखो क्या होता है। सपोज हम क्या बोले कि यहाँ पे चार्ज 1 है और यहाँ पे चार्ज 2 है, यहाँ चार्ज 1 है और यहाँ पे चार्ज 2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज, सॉरी चार्ज दोनों का सेम, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक, अब क्या होगा बताइए, ये भैया इधर तो क्या रिपल्सन करेगा, ये भैया इसको रिपल्सन करेगा और उस रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कितना बराबर होगा, तो बोले k q1 q2 अपॉन सेपरेशन, मान लो सेपरेशन इसका r है या मान लेते d है तो सेपरेशन का स्क्वायर d स्क्वायर है। ठीक, अब क्या बोलते हैं भैया कि यहाँ पे तीसरा चार्ज आ गया, क्या आ गया, थर्ड चार्ज आ गया q3। यदि थर्ड चार्ज q3 आ गया तो क्या ये फोर्स चेंज हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो वो चेंज नहीं होगा। सुपरपोजिशन बोलता है, थ्योरम क्या बोलता है कि थर्ड चार्ज के प्रेजेंस के कारण इन दोनों में लगने वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन इस चार्ज पे नेट चार्ज चेंज हो जाएगा। इस पे नेट चार्ज, नेट फोर्स ये बदल जाएगा, ये नेट फोर्स बदल जाएगा। कितना होगा, तो बोलता है कि इतना होगा। देखो कितना होगा, हाँ तो सुनो कितना होगा, तो सवाल है कितना होगा। उसको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं कि ये x है, डिस्टेंस x है, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो ये रहा, इस तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स हमेशा लाइन के अलोंग ही होता है, फोर्स हमेशा लाइन के अलोंग ही होता है। दैट मीन्स फोर्स इसके अलोंग लगेगा, और ये कितना लगेगा, F K Q3 Q3 और डिस्टेंस को x स्क्वायर। तो इन दोनों को देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चार्ज था पहले, उस समय में जब ये चार्ज नहीं था उस समय इसमें इतना फोर्स लग रहा था, लेकिन जब ये चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन इसके एक अलग से फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा, इस पे एक अलग से फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा। किसके कारण, इसके कारण होने लगा, और जो इस डायरेक्शन में होने लगा। तो अब बोलेंगे इस पे नेट फोर्स कितना हो रहा है, तो बोलेंगे मान इसको F1 बोल देते हैं, इसको F1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं।
सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है इसमें नेट फोर्स होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2। हाँ, सिंपली समझो कि ये लड़का है, ये कोई आदमी लड़का है, घर का लड़का है, और ये पापा है। जब मम्मी, ये मम्मी है, ठीक है। जब मम्मी नहीं थी तो इसको सिर्फ पापा का टेंशन हो रहा था, जब मम्मी नहीं थी सिर्फ पापा का टेंशन हो रहा था। लेकिन मम्मी आ गई तो क्या पापा का टेंशन खत्म हो जाएगा? पापा का टेंशन अभी भी है। मम्मी का टेंशन अलग से, मम्मी या टेंशन छोड़ो, प्यार, ये बाप प्यार के बारे में बात करते हैं। पैसा ना, प्यार से ज्यादा अच्छा है। लड़का था यहाँ पे, ठीक है। अब जब पापा थे इसका तो उसको पापा इसको प्यार कर रहे थे, मम्मी इसकी नहीं थी अभी। हाँ, सिर्फ पापा प्यार कर रहे थे, पापा डेली एकदम खिलाते पिलाते थे, ठीक है। अब जब मम्मी आ गई इसका, मम्मी मिट गई है, अब लोग मम्मी को ले आते हैं, आ गई मम्मी, तो मम्मी आ गई इसका, तो मम्मी भी इसको प्यार करने लगी। तो हम पूछेंगे भैया अब तुमको टोटल कितना प्यार और मिल रहा है? तो मम्मी का प्यार प्लस पापा का प्यार, दोनों का प्यार मिला दो, वही टोटल प्यार है मैडम। दैट मींस दिस इज अ सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। चलो, नेट प्यार, अब इसको यही भाषा में लिखे हुए तो समझने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं व्हेन टू चार्ज एक्सर्ट ए फोर्स साइमल्टेनियसली ऑन द थर्ड चार्ज। बोलते हैं कि दो चार्ज है ना और एक साथ थर्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो टोटल फोर्स जो होगा ना वो क्या होगा, उस चार्ज पे वेक्टर सम होगा, जोड़, वेक्टर सम किसका? दोनों फोर्स जो इंडिविजुअली हो रहा हो। इंडिविजुअली मतलब कहने का मतलब क्या, ये अलग इंडिविजुअली फोर्स हो रहा है, ये अलग इंडिविजुअली फोर्स हो रहा है, दोनों इंडिविजुअल फोर्स को वेक्टरली सम कर देंगे। दिस इज ये तुम्हारा सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर अ नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ चार्ज, एनी नंबर ऑफ चार्ज। कितना भी, यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लिए है ना, यहाँ पे तुम कितना भी एग्जाम्पल ले लो सबके लिए वैलिड होगा। यहाँ हम तीन ही चार से एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे तुम 4 ले लो, 5 ले लो, मानो यहाँ पे Q4 ले लेंगे, Q4 ले लेंगे, इसके कारण Q4 इधर लग जाएगा, यहाँ पे हाँ Q3 मान लेते हैं, ठीक है। Q3 सब ऐड होते चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है भैया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ को वैलिड करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ भैया, सपोज ये चार्ज, हाँ Q1 एंड Q2, हाँ ये इस पे जो रिएक्शन लगाया इधर, ये इस पे सेम इतना ही रिएक्शन लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट। जैसे मानो ये इसको बोलते हैं फोर्स किस पे, 2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। इसको बोलते हैं फोर्स 1 पे, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो बोलता है कि दोनों जो है ना मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, F12 बराबर होगा F21 का, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब समझ, नेगेटिव लगाने का मतलब दोनों डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये इस पे एक्शन करेगा तो ये इसका रिएक्शन करेगा, ठीक है। एक्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू ईच अदर, इक्वल होगा, जो यहाँ इक्वल है और यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बात क्लियर है? डायरेक्शन में अपोजिट है बट चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या है, इक्वल है। यही बात बोलता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। क्लियर है ये बात? अब चौथा बात क्या बोल रहा है भैया, चौथा बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। कितना स्ट्रॉन्गर, एग्जांपल से समझाया है। एक एग्जांपल लिया है किसका, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग कैलकुलेट करें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इतना टाइम ज्यादा आता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, इतना टाइम ज्यादा आता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम निकालना चाहो तो निकालो, CERT एग्जाम्पल है 1.3, ठीक है, और पेज नंबर बुक का है 9। इसमें वही बात दिखा हुआ है और उसको सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है क्या, बोलता है कूलम्स का फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, बोथ मासेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इसका चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो गया चार्ज, ये हो गया Q1 और ये हो गया तुम्हारा Q2। ठीक है, और मास देखे तो M1, इसका मास कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, और इसका मास होता है M2 1.67 × 10⁻27 kg। ये हो गया तुम्हारा। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको क्या बोलता है भैया कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और बता रहे भैया कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है लगभग इतना 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और यही निकालने का यहाँ कोशिश किया जा रहा है, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.3 में पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है ये बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R²। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड हो, इसका चार्ज क्या होता है, इसका भी चार्ज E, इसका भी चार्ज E, तो दोनों E लिख देते हैं, F ऑफ E। दो इसको Q की जगह E लिख देते हैं और इसको Q2 की जगह E लिख देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव में है और ये हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव साइन हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है। तो E हो गया, यहाँ पे E² हो गया, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर R² हो गया। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमको ग्रेविटेशनल निकालना है Fg, ये क्या होता है भैया G M ऑफ E M ऑफ P, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बट्टा R², ये रहा। अब दोनों का स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 1 हो गया और ये हो गया 2, तो दोनों डिवाइड करते हैं तो F ऑफ E बाय F ऑफ G, ये कितना आ रहा है बताओ यहाँ पे, KE² अपॉन R², और यहाँ पे इसको पलटा दिया जाएगा R² और G M ऑफ E अपॉन M ऑफ P, ये यहाँ से कट गया। कोई दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत, अब इसको सॉल्व किया जाए। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहा K का वैल्यू कितना हो गया, E का वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलो G का वैल्यू कितना होता है, तो G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, और इसका ये यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू होता है तुम्हारा G M1 M2 अपॉन R²। G का यूनिट लिखना तो इसको तो क्या करें, G का यूनिट लिखने के लिए F इंटू R² अपॉन M1 इंटू M2। तो देखो F क्या हो गया तुम्हारा न्यूटन हो गया, और इसका M हो गया मीटर² हो गया, और यहाँ kg²। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ, न्यूटन मीटर² पर kg²। ठीक है, तो अभी यूनिट कुछ खास मतलब नहीं रखता, लेकिन हम तुम बता दिए। ठीक है, ये बता दिए। चलो वैल्यू को बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर तुम्हारा 6.67 × 10⁻11। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था भैया, 9 × 10⁻, कितना है 31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.67 × 10⁻27 इतना था। चलो ऊपर से सॉल्व करते कितना हो बताओ। यहाँ दो हम एक रफ वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो 10⁻9 है और ये लगभग कितना 10⁻−38 है। ठीक है, और ये हमारा 10⁻−11 है, और यहाँ पे हो गया 10⁻−31 और ये 10⁻−27। चलो एक रफ ले रहे हैं, रफ वैल्यू। ठीक, तो यहाँ दो कितना हो गया 10⁸, तो 38 में से 9 गया, कितना होगा बताओ 9 गया, ये हो गया तुम्हारा 9 इधर 27 27 हो गया ना, 29। ठीक, 29 हो गया, और यहाँ सॉल्व करेंगे सब माइनस ही में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितना हो गया देखो तो 27 31 11 और 27, 7 1 8 1 9 और जो गया 3 2 5 1 6 69 हो गया। तो इधर हो गया क्या 10⁻−69, ऊपर चल जाएगा 10⁻−29 प्लस 69, तो 69 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 40, तो लगभग कितना आ रहा है यहाँ पे 10⁻40 आ रहा है, 10⁻40 आ रहा है, लगभग 10 क्या आ रहा है 40। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे
कि FE बाय FG ये कितना आ गया है, किस ऑर्डर में आ गया है, 10⁻40 का ऑर्डर में आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे F ऑफ E जो है वो कितना है, 10⁻40 टाइम्स ग्रेटर है किसका, F ऑफ G का। ठीक है, लगभग उसी ऑर्डर में है। हम यहाँ पे 10⁻39 लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग उसी ऑर्डर में है कि हम एक रफ डायग्राम सॉल्व किए, लगभग उसी ऑर्डर में आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्लियर। चलो ठीक, तो चार्ज का सवाल क्या बोलता है, एक चार्ज Q है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब दो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और चार्ज Q जो है कैपिटल Q ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, शुड बी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट सो दैट फोर्स, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बिकम द मैक्सिमम। क्या बोल रहा भैया, देखो बोल ये रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है और Q चार्ज जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो बताओ दोनों में कितना चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस अमाउंट में, सो दैट इन दोनों के बीच में जो फोर्स हो मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रहा है। तो सपोज करते कि इससे कुछ चार्ज निकाले, मान लेते लेट से Q चार्ज निकाले और इस पे दे दिए, लेट से Q चार्ज निकाले और इस पे दे दिए, तो बच कितना गया होगा, इसमें Q में से इतना बच गया होगा, ये इसको दे दिए। मानो कि इसके बाद 50 रुपया है, 10 रुपया निकाल के यहाँ दे दिए तो यहाँ 40 रुपया गया। ठीक है, तो यदि इससे Q चार्ज निकाल दिए तो ये बच गया Q बड़का माइनस छोटा Q, और ये इसको दे दिए, तो वही है, इसको कितना मिला Q और यहाँ पे ये मिला, तो ये मान लो ये जो चीज छोटा Q देखा ये अननोन है, हमारे छोटा Q हमारे लिए क्या है, अननोन है। इन दोनों में फोर्स कितना लगेगा, तो वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, F = KQ1Q2/R²। ठीक है, अब ये लगा के बाद हम लोग वो पूछ रहा है क्या, फोर्स मैक्सिमम, फोर्स क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, फोर्स क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है। तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, फोर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, dF/dQ, फर्स्ट डेरिवेटिव हमको ये बताए थे, तो मुझे याद होगा कि नहीं याद होगा, कि मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर में, मैथ का मैक्सिमा एंड मिनिमा एक चैप्टर होता है, उसमें बताए थे हम, क्या बताए थे, कोई फंक्शन f(x) है और इसका मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना, उसी फंक्शन का या तो मिनिमा निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो होता है उसका पहला डेरिवेटिव को जीरो करना, पहला डेरिवेटिव को जीरो करना, पहला काम क्या होता है, पहला डेरिवेटिव को जीरो करना। तो ये यही काम हम यहाँ पे किए हैं, यही काम क्या किए हैं यहाँ पे किए हैं, कि पहला डेरिवेटिव को क्या कर दिया, जीरो कर दिए। अब जीरो कर दिए तो इसको सॉल्व किए, दो कैसे सॉल्व होगा, तो देखो तो फोर्स होता है, यहाँ देखो फोर्स मतलब के सॉरी के Q1Q2/R²। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फोर्स D/dQ और ये यहाँ पे के, सो के लिख दो, 4 सिंपली के लिख सकते हैं, Q छोटा Q, फिर यहाँ पे बड़ा Q माइनस छोटा Q, ठीक है, बटा R², ये है ना, इक्वल जीरो करना है। ठीक, तो अब देखो, अब क्या करना, पहले इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। ठीक, दो का क्या है, ये क्या है, के छोटा Q बड़ा Q माइनस छोटा Q बटा R², ठीक है, D/dQ, ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसको अब थोड़ा तोड़ लेते हैं। ठीक है, के कांस्टेंट बाहर निकाल लो, D/dQ, इसको से गुना करेंगे क्या, Q कैपिटल Q, और इसको से गुना करेंगे छोटा Q का स्क्वायर, अब R² जीरो, R कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो K/R², D/dQ छोटा Q बड़ा Q माइनस Q² तो जीरो। देखो ये सब इसको इधर ले जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। अब इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो बड़ा वाला जो Q है, बड़ा वाला Q क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाता है, जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है, छोटा Q बड़ा Q माइनस इसको इससे लगाएंगे, इसको इससे, ठीक है, D/dQ Q²। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ छोटा Q जो है, जो बड़ा Q जो है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर, कांस्टेंट को बाहर निकालो,
डी अपॉन डी क्यू, ये रहा क्यू, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ क्या होगा, 2q हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो q माइनस 2q इक्वल्स टू 1 हो गया। तो q इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, q/2 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे q क्या आ गया, q/2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो हम क्या बता रहे हैं, ये चार्ज है, इस पे q चार्ज है, और ये चार्ज है, इस पे क्या है, q माइनस q है। तो ये क्या आ गया, q/2 आ गया। तो यहाँ पे q की जगह क्या q/2 डालेंगे, सॉरी ये जो q आ गया, बड़ा q/2 आ गया, और ये भी क्या है तुम्हारा, बड़ा q/2 माइनस बड़ा q/2। सॉल्व करेंगे क्या है, q/2 आ जाएगा यहाँ पे भी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में यदि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करवाना है तो दोनों चार्ज में इक्वली दोनों ऑब्जेक्ट में इक्वली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यही मतलब आया एक्सपेंशन। Thus, for the maximum force at the given distance, both objects should be have equal charge. दोनों ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा। कोई दिक्कत, चलो।